नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार की राजनीति में जोरदार हलचल है। वजह है नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलें। जेडीयू और आरजेडी के बीच काफी गहमा गहमी का माहौल है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकता के लिए एक बड़ा झटका होगा। ऐसा माना जा रहा है कि आज दोपहर बाद नीतीश कुमार कुछ फैसला ले सकते हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर उनके फैसले को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे अहम हैं, जिसके बाद राजनीति में भूचाल आ सकता है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अब एक और दावा कर दिया है। जब खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार आज ही फैसला ले सकते हैं, इस बीच जीतन राम मांझी ने कहा है आज ही हो जाएगा काजी, खेला और का। इससे पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि नए भारत में भ्रष्टाचारी खड़े नहीं हो सकते। यहाँ फिरका परस्तों के लिए कोई जगह नहीं है। विदेशी ताकतों को अब हम उखाड़ना जानते हैं। ये नया भारत है जहाँ के लोग भ्रष्टाचारियों, फिरका परस्तों, विदेशी ताकतों को अच्छे से पहचानते हैं। अब इन लोगों के साथ इंडी गठबंधन बनाइएगा तो भगदड़ लाजमी है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वो अपने कार्यक्रम रद्द कर आज दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नज़र पल पल बदलते घटनाक्रम पर है। जब उनसे पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो आप क्या कहेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे बड़ा दल है। एनडीए में जो भी फैसला लेना होगा एलजेपी और बीजेपी मिलकर लेंगे। बता दें, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गुरुवार देर रात तक बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। अब इस सियासी हलचल के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान शुक्रवार दोपहर अमित शाह से मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए हो रही है। हरिवंश जेडीयू के बड़े नेता रह चुके हैं। बीजेपी जेडीयू गठबंधन के दौरान हरिवंश जेडीयू कोटे से उपसभापति बने थे। इस बीच बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में नीतीश बीजेपी के साथ आ जाएंगे क्योंकि बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक जैसा सोचते हैं। पीएम मोदी खुद नहीं चाहते कि नीतीश कुमार उनसे दूर रहें। शर्त चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश बीजेपी के साथ आ जाएंगे। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है जो साफ तौर पर आरजेडी और जेडीयू के बीच की दूरी की तरफ इशारा कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच ये दूरी साफ तौर पर नजर आई। सरकारी कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बैठने के लिए एक जगह कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन सीएम के बगल वाली कुर्सी को छोड़कर तेजस्वी यादव ने उनसे दूरी बनाकर दूसरी कुर्सी पर अपने पार्टी नेता और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बैठे साथ नजर आए। इस दौरान जेडीयू और आरजेडी के दोनों नेताओं के बीच एक कुर्सी खाली रही। खास बात यह है कि आमतौर पर मंच पर एक साथ और बातचीत करते हुए नजर आने वाले तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच आज कोई बातचीत तक नहीं हुई। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले एसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक मंदिर था। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। अब सार्वजनिक की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे के स्वरूप और उसके समय के बारे में एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि दीवारों पर सजाए गए सांचे, केंद्रीय कक्ष के कर्ण रथ और प्रतिरथ, पश्चिमी कक्ष की पश्चिमी दीवार पर तोरण के साथ एक बड़ा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बिंब पर छवि वाला एक छोटा प्रवेश द्वार, पक्षियों और जानवरों की नक्काशी अंदर और बाहर की सजावट से पता चलता है कि पश्चिमी दीवार किसी हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। एएसआई कहता है कि पूर्वी हिस्से में तहखाने बनाने के लिए मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया। N2 नाम के एक तहखाने में एक स्तंभ का इस्तेमाल किया हुआ है जिस पर घंटियां, दीपक रखने की जगह और संवत के शिलालेख मौजूद हैं। S2 नाम के तहखाने में मिट्टी के नीचे दबी हुई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बरामद हुई। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद को बड़ा करने के लिए और उसके आंगन को बनाने के लिए पहले से मौजूद मंदिर के खम्भों को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया गया था। एएसआई की मस्जिद के गलियारों के मुताबिक खम्भों की गहनता से जांच से ये बात सामने आई है कि वो मूल रूप से पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। एएसआई का कहना है कि मौजूदा मस्जिद की पश्चिमी दीवार का शेष भाग पहले से मौजूद हिंदू मंदिर है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दबे ने एक बार फिर न्यायपालिका को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास में न्यायपालिका अपने सबसे कमजोर स्तर पर है। इससे पहले उन्होंने जनसत्ता के साथ बातचीत में सवाल उठाया था कि आखिर पिछले 10 साल से सरकार कोई भी महत्वपूर्ण केस हार क्यों नहीं रही है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या चल रहा है। न्यायपालिका की आज़ादी पर बात करते हुए दवे ने कहा कि संविधान में न्यायपालिका को जितनी स्वतंत्रता दी गई है, आज न्यायपालिका उतनी स्वतंत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो राज्य पुलिस और ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच बदले की कार्रवाई या जैसे को तैसा कार्रवाई को रोकने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित करने का प्रयास करेगा। सुनवाई में 2 उदाहरणों का उल्लेख किया गया। पहला, हाल ही में तमिलनाडु पुलिस द्वारा रिश्वतखोरी के आरोप में ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की गिरफ्तारी और नारद घोटाले में तृणमूल मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद 2021 में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कलकत्ता में सीबीआई कार्यालय की घेराबंदी करना। हाल ही में बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ अतिक्रमण का मामला दर्ज किया था। बता दें, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच तमिलनाडु में अंकित तिवारी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए ईडी के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, ऐसे वास्तविक मामले हो सकते हैं जहां ईडी को जाना पड़ सकता है, फिर ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो दुर्भावना से लगाए गए हों। कोर्ट ने कहा, एक तंत्र होना चाहिए, खासकर जब केंद्र और राज्य के बीच सत्तारूढ़ पार्टियां अलग अलग हों। मध्य प्रदेश के भोपाल की एक महिला ने शादी के 8 महीने बाद तलाक के लिए अर्जी दे दी है, क्योंकि उसका पति उसे हनीमून पर गोवा के बजाय अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी और अयोध्या ले गया था। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में राज्यों की झांकियां दिखाई गई हैं। यहाँ मणिपुर की झांकी भी दिखाई गई। इस झांकी का केंद्र मणिपुर का इमा बाजार था। इमा बाजार दुनिया का अकेला ऐसा बाजार है जो केवल महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। झांकियों की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हुई, इसके बाद हरियाणा की झांकी दिखाई गई। आज परेड के दौरान कुल 25 झांकियां चली, जिनमें 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल हुई। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को तमिलनाडु सरकार ने कोट्टाई अमीर कम्युनल हार्मनी 2024 सम्मान से सम्मानित किया है। जुबैर को जो साइटेशन दिया गया है, उसके मुताबिक सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उनकी सेवाओं के कारण यह सम्मान दिया गया है। मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं। ये वेबसाइट सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज या फेक नैरेटिव का पर्दाफाश करती है। जुबैर को दिए गए सम्मान के साइटेशन में एक खास फैक्ट चेक का जिक्र किया गया है। साल 2023 में सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैल रही थी कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले किए जा रहे हैं। तब ऑल्ट न्यूज ने वीडियो का फैक्ट चेक किया और बताया कि वायरल वीडियो तमिलनाडु का नहीं था। इससे अफवाह फैलना बंद हुई। अंतरिम बजट पेश किए जाने से करीब हफ्ते भर पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहचाने गए 4 समूहों युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों की बेहतरी के लिए अपनी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि युवा, महिला, किसान और दुर्भाग्यशाली गरीब, जिनके उत्थान के लिए अभी भी सहायता की जरूरत है, सब कुछ उनकी बेहतरी के लिए किया जाएगा। ऐसा करते हुए जाति, समुदाय या धर्म के तौर पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच जारी है। आज मैच का दूसरा दिन है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के 246 रनों को क्रॉस कर दिया है। दूसरे दिन सबसे पहले आउट होने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रहे। उनको जो रूट ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। उस समय टीम इंडिया का स्कोर 123 पर 2 हुआ था। उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने पारी संभालने की कोशिश की, फिर गिल भी महज 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।